है एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल और मेरा नाम है रमेश कुमार। आज मैं बात करने वाला हूँ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर के बारे में। एक ऐसा सेक्टर जो कि अभी तक जितना एक्सप्लोरेशन इस सेक्टर में किया जाना चाहिए था उतना हुआ नहीं है, और इन्वेस्टर्स भी अभी तक जितना इन्वेस्ट करना था अलग अलग सेक्टर्स में ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन अब टाइम आ गया है उन लोगों को अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी तक आप लोग पुराने वही सब घिसे पिटे जितने भी प्लेसेस थे जहाँ पे लोग घूमने जाते थे, काम करते थे, वही सब था। लेकिन अब नए नए सेगमेंट खुल रहे हैं। कैसे? इंडिया में पिछले 16-17 सालों से आईपीएल चल रहा है, लेकिन लोगों में उतना ज़्यादा उत्सुकता नहीं थी जितना कि अब है। तो इसलिए आईपीएल हर साल हो रहा है। साथ ही साथ इंडिया में कई ऐसे हिंदू पारंपरिक मंदिर जो हैं वो लोग ज़्यादा विजिट करना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल में राम मंदिर का इनागुरेशन हुआ है, तो आप सब लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया है। उसी तरीके से काशी हो गया, प्रयाग हो गया, ये जितने भी जगह हैं जहाँ लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि अभी तक म्यूचुअल फंड वालों ने स्पेसिफिकली इसी सेक्टर को लेकर कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम क्यों नहीं बनाया है। हालांकि अब तक बना देना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है आगे बन जाए तो उसके में भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर एक छोटा सेक्टर है और उससे सिर्फ कुछ ही लोगों का फायदा होता है। नहीं, इससे पूरे देश में एक बड़ी इकोनॉमी बन रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक एक अच्छी खासी इकोनॉमी इस सेक्टर की हो जाएगी, जो कि इंडिया के जीडीपी को पुश करेगा। साथ ही साथ आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो टाइम चल रहा है, इसके में जितने भी जगह होते हैं टूरिज्म के, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक रोजगार का भी मौका इस सेक्टर में बना रहता है। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने 4 ऐसे स्टॉक्स लेकर आया हूं जिसका बैलेंस शीट आने वाले समय में चमकदार होने वाला है। यानी कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं, इन सब के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले टाइम में 3 से 4 गुना बढ़ने वाला है। इसका रीजन ये है कि जब 2024 का बजट इस साल पेश हुआ था, तब निर्मला सीतारमण जी ने हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को इनकरेज करने के लिए इस साल का बजट में भी कुछ पुश डाला था। जब किसी सेक्टर में बजट एलोकेशन बढ़ाया जाता है तो जनरली देखा जाता है कि उस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी आने वाले टाइम में उन सब का जो भी प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ होता है वो अच्छा खासा बढ़ता है, जिसकी वजह से अगर आप उसे खरीद करके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी उसी तरीके से बढ़ता रहता है। तो इसी के लिए जो सबसे पहला हमारा स्टॉक्स होगा वो होगा IRCTC का। आप चाहे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाएं या फिर आप गुजरात से लेकर के हमारे अरुणाचल प्रदेश तक जाएं, आपको रेलवे हर जगह सुविधा प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि रेलवे से आप IRCTC के अंदर टिकटिंग ही कर सकते हैं, इसके अलावा फूड और लाउंज टाइप की जो सर्विसेज होती है वो IRCTC प्रोवाइड करता है। यानी कि रेलवे में अभी IRCTC का मोनोपोली है, इसलिए IRCTC बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तब। इसलिए हमें इस स्टॉक्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। उसके लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, 1 मिनट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने इस फंडामेंटल की। तो मार्केट कैप इसका 83,000 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा है। इस कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल का देखेंगे तो 88% है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 52% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है अगर कंपनी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों पॉजिटिव में करती है। तो साथ ही साथ आप ROE और ROCE देखते हैं तो ये भी अच्छा खासा 40% के ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और भी चीज़ें हैं, प्रोमोटर होल्डिंग 62% है, और भी बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि इस कंपनी के अच्छे वैल्यूएशन को दर्शाती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं इस स्टॉक को लेना तो आप आंख मूंद करके ले सकते हैं। लेकिन वेट, एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस कंपनी का पी रेशियो जो है वो 75 है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पी रेशियो अच्छा है या ख़राब है? तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बताया है, तो आप उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसके पी की बात कर लेते हैं। तो इसके जितने भी साथ वाली कंपनियां हैं उससे हमें पी को यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो पी आप यहाँ देखेंगे तो IRCTC का जो है वो 75 है, बाकी सबका थोड़ा उसी के आसपास है, एक का ज़्यादा है, बाकी सबका इसके नीचे है। तो इसका पी रेशियो जो है वो एवरेज है, तो चल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो मैंने यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगाया है। यहाँ पे आप 1 वीक का चार्ट लगा करके आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉक्स जो है एक ब्रेकआउट देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि सेकेंड टाइम ब्रेकआउट है, जो कि कप एंड हैंडल जैसा भी एक दिख रहा है। तो अगर ये स्टॉक्स थोड़ा और नीचे मिलता है 977 या फिर 980 के आसपास में, तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा अपने पोर्टफोलियो में से ऐड करने के लिए। बाकी आप पहला जो इसका टारगेट होगा वो 1280 के आसपास में आप बुक कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे और साथ में भी मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो रेलवे की बात हमने कर ली ट्रैवलिंग में। अब बात कर लेते हैं एयरलाइंस की। तो एयरलाइंस में आपको पता होगा इंडिया में एक ही एयरलाइंस है जो कि अभी बहुत अच्छा काम कर रही है और सारे एयरलाइंस को बीट कर रही है, वो है इंटर ग्लोब एविएशन। अभी भी नहीं समझे, जिसको हम लोग इंडिगो कहते हैं। चाहे आप एयर इंडिया की बात कर लें, विस्तारा की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा इंडिगो का ही प्लेन दिखेगा। इसका रीज़न ये है कि एक ऐसा टाइम चूज करती है जिसके में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हों, और साथ ही साथ इसका जो फेयर होता है बाकी सब एयरलाइन से कम होता है। तो इसकी वजह से इंडिगो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए जब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमी की। तो इसलिए इंटर ग्लोब एविएशन जो है उसका सबसे पहला हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल्स इसका भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इस कंपनी के पास ज़्यादा डेट नहीं है। 2200 करोड़ का आसपास का डेट है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है मार्केट कैप के हिसाब से। और इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे तो डबल है सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट डबल है पिछले साल के अकॉर्डिंग। और ROE और ROC इसका निगेटिव है। इसका एक रीज़न है क्योंकि ये ज़्यादातर जो इसका ऑपरेशंस है वो अंदर से ही काम हो रहा है, तो इस वजह से इसका ROC है। और भी कई सारी चीज़ें होती है जो कि आप इसको, अगर आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स अच्छा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप और भी चीज़ें इसका देख सकते हैं। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं इसका पी रेशियो का। तो पी रेशियो इसके साथ जितनी भी कंपनियां उससे मैच करना पड़ेगा। तो आपका पी रेशियो 21 है, जो कि बाकी सब जैसे यहाँ पे है ना, ताल है, जेट एयरवेज है, तो इन सब से मैच करेंगे तो आपको दिखेगा कि पी रेशियो इसका 21, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अब टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो इंटर ग्लोब एविएशन जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और नीचे मिलता है, एक कैंडल जो है वो रेड मिल जाता है, तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होगा वहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए। बाकी देखते हैं, ये कंपनी मुझे नहीं लगता है कि अभी नीचे आने वाला है, क्योंकि इंडिया में टूरिज्म सेक्टर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसकी वजह से ये स्टॉक अच्छा खासा अभी अपमूव और जा सकता है। ओके, सो आपने प्लेन और ट्रेन का जो भी स्टॉक्स था उसको देख लिया। अब इन सब एयरलाइन से जब आप किसी शहर में पहुंचेंगे तो आपको चाहिए होगा एक ठहरने के लिए होटल। तो होटल्स के लिए मैंने 2 कंपनियों को चुना है। एक है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसके अंदर ताज होटल्स जैसे बढ़िया बढ़िया होटल्स मौजूद हैं। और दूसरा है EIH लिमिटेड, जो कि ओबरॉय ग्रुप का कंपनी है, जिसके पास भी जिंजर जैसे अच्छे अच्छे होटल्स मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों कंपनियों के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की। तो अगर हम इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो इसका भी मार्केट कैप ठीक ठाक है और डेट इस कंपनी के पास 450 करोड़ का है, जो कि ज़्यादा नहीं है। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर आप बात करते हैं तो ये किसी भी कंपनी को पीछे पछाड़ सकता है। ROC और ROE भी पॉजिटिव में है, निगेटिव में नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ा कम है पर ठीक ठाक है, नो प्रॉब्लम। अब पी जो है वो इसका 74 है। तो आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे पी की बात करते हैं। तो इसका पी जो है वो 74 का है। और इसके बाद नीचे देख लीजिए, ये EIH की मैंने बात की थी, ये यही कंपनी है जिसका पी रेशियो जो है वो यहाँ पे 58 का है, जो कि इससे सस्ता है। पी रेशियो मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब पी रेशियो का क्या मतलब होता है? पी रेशियो का मतलब होता है कि अगर आप किसी कंपनी से 1 रुपये कमा रहे हैं तो उसके लिए आप कितने पैसे उस कंपनी को दे रहे हैं। यहाँ पे ये बात हुआ कि 1 रुपये कमाने के लिए आप उस कंपनी में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही शो करता है पी रेशियो। यहाँ पे 74 है, यहाँ पे 58 है EIH का। अब बात कर लेते हैं और भी चीज़ों का। इसका टेक्निकल्स पहले मैं दिखा देता हूँ आपको इंडियन होटल्स का। तो यहाँ पे वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो ये कंपनी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रही है। तो अभी एक अच्छा पोजीशन है, यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं और यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है तो ठीक है। और हम लोग का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे काफ़ी छोटा होगा, जो कि इस पॉइंट के आसपास नीचे में होगा। तो एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं IPL वगैरह के, तो उसके बाद कंपनियों का जब रिजल्ट आता है, तो अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो उसके बाद उस कंपनी में जो स्टॉक्स होते हैं वो अप मूव जनरली देखने को मिल ही जाते हैं। अगर वहीं पे हम लोग बात कर ले EIH की,
तो EIH भी इसका मार्केट कैप 29,000 थोड़ा सा कम है उससे, बट नो प्रॉब्लम, डेट भी उस हिसाब से बहुत कम है और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका अच्छा खासा है। और ROC और ROE भी पॉजिटिव में है, 10 के ऊपर है, तो ये ठीक ठाक कंपनी है, आप इसमें भी अपना दाव लगा सकते हैं। बाकी मैंने पी रेशियो के बारे में बात कर लिया था दोनों कंपनी का, इसका कम है, यानी कि ये कंपनी थोड़ा सा उस कंपनी से कम ओवर वैल्यूड है, वो कंपनी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इसका टेक्निकल्स अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पे इसने रीटेस्ट जैसा कुछ कर लिया है। जैसे अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं तो आपको दिखेगा कि एक ब्रेकआउट के बाद इसने रीटेस्ट किया है, यानी कि अब एक फर्दर अप मूव मिल सकता है, जो कि अच्छा खासा मूव होगा। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जितना गैप है, इतना का आपको अप मूव एक देखने को आसानी से मिल सकता है। उसका रीज़न ये है कि ये कंपनी एक फ्लैग एंड पोल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना रही है, और साथ ही साथ अभी IPL सीजन के बाद इन सब का जो भी स्टॉक्स है वो ऊपर जाने वाला है। तो इसलिए इन सब कंपनियों को अगर टाइम मिलता है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हैं, जिसके में कि कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है अभी फ़िलहाल में। अगर आता है तो स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, फिर निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये थे 4 स्टॉक्स। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे कंपनियों के बारे में भी मुझे बताएं जो कि आपके पोर्टफोलियो में अभी है और वो कंपनी किस तरीके का ग्रोथ दिखा रही है, ताकि मैं आपको अगले सीरीज में उसे ऐड करके लोगों को भी बता सकूं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, अगर आप अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किए हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं, तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां जा करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए भी आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पर भी कई सारे चीज़ें हैं पड़ी हैं, आप वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।